हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। और फर्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते देखो, तो हम कुछ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो, हमें थोड़ा बहुत इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इसमें 11th क्लास का भी हमें देखने को मिलेगा, जो टेंशन फोर्स या जो लॉज ऑफ मतलब मोशन में था, या जो फोर्स वाला जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर जब हम फोर्सेस को बैलेंस करते थे। ठीक है, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरीके का क्वेश्चन है। देखो, ये एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। तो इसमें इस तरीके से हमें सिचुएशन दे रखी है कि ऐसे हमारे पास कोई दो बॉल्स हैं, ठीक है, और वो जो हैं बॉल्स इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ठीक है, दोनों पे चार्ज है Q, इस पे भी जो चार्ज है वो है Q, इस पे भी चार्ज है Q। ठीक है, दोनों पे Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा है। कितना है? 2 थीटा। ठीक है, दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये डिस्टेंस है x। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है x, और ये जो थ्रेड है जिससे इन बॉल्स को बांधा हुआ है वो है L। ठीक है बच्चों, तो ये सिचुएशन में हमसे पूछा गया है बच्चों कि ये जो दोनों बॉल्स हैं, ठीक है, इन पे सेम चार्जेस हैं, और ये कहीं से बांधी हुई है किसी थ्रेड से। ठीक है, किसी रिजिड सपोर्ट से इनको बांधा हुआ है, और ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ L है, बॉल्स के बीच की जो दूरी है वो x है। और हमसे पूछा गया है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें बताना है कि ये जो Q है चार्ज, इस Q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो हमें देखने पड़ेंगे, और फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अगर इस स्फीयर में हम देखें बच्चों, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं ड्रॉ। इस स्फीयर में हम देखें तो देखो, एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा बच्चों। ठीक है, एक फोर्स तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो? लगेगा। कौन सा लगेगा? फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा वो इसके वेट के कारण होगा। उस फोर्स को हम बोलेंगे mg। ठीक है, एक जहां से बांध रखा है उस तरफ फोर्स लगेगा टेंशन का। बोलो, लगेगा या नहीं? ये टेंशन का फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अब बच्चों, इसके कंपोनेंट जो है वो हम रिजोल्व कर लेते हैं। कंपोनेंट अगर इसके हम रिजोल्व करें, उससे पहले हमें यह देखना होगा कि अगर ये एंगल 2 थीटा है, तो मैं बीच में से अगर एक लाइन ड्रॉ करूं बिल्कुल बाइसेक्टर पे, ठीक है, ये अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, टोटल एंगल मेरे पास 2 थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखो, इस डायग्राम को थोड़ा एक्सटेंड करें हम। ठीक है, इधर की तरफ एक लाइन में खींच दूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर एक इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूं, देखो इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी अल्टरनेटिव एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेटिव एंगल ये भी थीटा। ठीक है, अब ये जो टी है, देखो फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो हम फोर्सेस को क्या कर लेते हैं? एड। जब फोर्स एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दो वेक्टर्स, सॉरी है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो हम वेक्टर्स को हम माइनस कर देते हैं। वेक्टर जब किसी एंगल पे होता है तो उसके कंपोनेंट हमें रिजोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके साथ में तो थीटा बन रहा है। ठीक है, जिसके साथ में थीटा बन रहा है वो तो बेस का कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। अब देखो बच्चों, ये जो चार्ज है
ये क्यू ये भी क्यू, दोनों एक जैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपल्शन का फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, तो ये चार्ज इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, उसको हमने लिख दिया एफ ई। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फोर्सेस के कंपोनेंट मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूंगा, फोर्सेस को बैलेंस कर लूंगा, तो जो क्यू की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी। अब देखो ये डिस्टेंस पूरी x है, ठीक है बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस x/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x/2। पूरी डिस्टेंस x है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, x/2। ये हमको पता लग गया। अब हम फोर्सेस को देखो, इधर हमने देखा डायग्राम में सिमेट्री है, इसके लिए बनाऊंगा तो यही सारे कंपोनेंट्स वापस बनेंगे, तो इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, वही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, डायग्राम को देख के देखो क्या क्या हमने बैलेंस किया था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एफ ई इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ये दोनों फोर्स बैलेंस अगर इनको करें तो बच्चों एफ ई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, तो एफ ई कितना हो जाएगा बच्चों, हम देखें कि सेम चार्ज है क्यू क्यू, तो क्या बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी है एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना है बच्चों में, टी साइन थीटा। ये आ गया हमारा टी साइन थीटा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर दूसरा, इसको ये वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसको हम लिख देंगे टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये दूसरा कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे लिख दो, हमारे पास ये आ गया है, तो आप लिख सकते हो, इसी को और तरीके से लिखे तो तुम लिख सकते हो टी साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरे के लिए क्या लिख सकते हो, टी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, टी कोस थीटा को एम जी बैलेंस कर रहा है, इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, देखो टी से टी चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड किया, ठीक है, साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर टेन थीटा तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, देखो टेन थीटा क्यों नहीं निकाल सकते, टेन थीटा निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, बताओ, आप बताओ, टेन थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। तो बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो थीटा, अब यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं बच्चों कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो गिवन है x/2, पर बेस ये वाली लाइन कितनी लंबी है, इस लाइन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम टेन थीटा के रेस्पेक्ट में अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आगे सोल्व होगा नहीं, ठीक है, पर हमने देखा अगर ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा लगभग इक्वल हो जाता है किसके, साइन थीटा के। ठीक है, तो देखो ये इतना उतार दो, फिर इसको आगे भी सोल्व कर देते हैं। इतना अगर आपने उतार दिया हो तो मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, डायग्राम बना लीजिए, फिर देखो इसके आगे वैल्यू निकालते, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मिटाता हूँ फिर, ओके इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, अगर हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा
इक्वल हो जाएगा लगभग किसके, साइन थीटा के, साइन थीटा के, ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। अब उस डायग्राम के अंदर अगर हम साइन थीटा निकालें तो बच्चों साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें दे रखा था डायग्राम में x/2, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो दे रखा था वो l, थ्रेड की जो लेंथ दे रखी थी वो दे रखी थी l, तो साइन थीटा हमारा निकल गया x/2l, ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन था। अब हम वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये टेन थीटा और साइन थीटा तो लगभग इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ KQ² अपॉन x² mg, और बच्चों यहाँ पे साइन थीटा की जगह में लिख सकता हूँ x/2l इज इक्वल टू KQ² अपॉन x² mg, ठीक है बच्चों। यहाँ से अब मुझे क्या निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो Q की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसको इधर भेजेंगे, x को इधर भेजेंगे, तो देखो बच्चों Q हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा जो भी है, तो सोल्व कर लेंगे हम इसे। बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कीजिए। तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारी mgx³ अपॉन 2kl, mgx³ अपॉन 2kl, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ये हमें निकालना था, ठीक है, उतार लीजिए। अच्छे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको मेरे साथ ही, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट उतारिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, मिटा दो, 1 2 3 इरेज करते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि एक चार्ज है Q1, Q1 की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है, हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम कहाँ पे रखा हुआ है, प्लेस्ड एट 2 मीटर 1 मीटर, प्लेस्ड एट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं पोजीशन के 1 मीटर, ठीक है। Q2 चार्ज है जो कि हमें गिवन है -5 माइक्रोकूलम, और ये रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट, और ये रखा हुआ है बच्चों -2 मीटर और 4 मीटर पे, 2 मीटर और 4 मीटर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। ये देने के बाद हमसे पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2, Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है ये हमें फाइंड करके बताना है। तो देखो बच्चों सिंपल है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा बच्चों, देखना होगा ये क्या पूछा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो बच्चों इसको मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही निकालना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखने का क्या तरीका होता है बताया था आपको, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 पे निकालना है 2 की वजह से, ये तरीके से लिख लिया, फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2, ठीक है बच्चों। अपॉन में क्या आएगा बताइए, अपॉन में आएगा हमारा R12, क्या आएगा
R12, ठीक है। इसका जब हमने सॉल्व किया था तो देखा था बच्चों क्यूब हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ भी क्या बचेगा R12, ठीक है। ठीक है भैया। अब बच्चों R1 और ये R2 ये हमने जो लिखा था, तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करने का R12 इसको हम क्या लिखते हैं R1 माइनस R2, तो ये लिखा जाएगा बच्चों के Q1 Q2 अपॉन, इस तरीके से लिखना पड़ेगा R1, ठीक है, R1 माइनस R2 इसका क्यूब करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा R1 माइनस R2, इस तरीके से लिखेंगे इसको R1 माइनस R2। तो देखो बच्चों इसके बाद में हम क्या करेंगे कि Q1 Q2 ये आ गया, ये इसको लिखने का तरीका होता है, लिख लिया हमने। और फिर देखो इसके बाद में क्या हम सॉल्व करते हैं R1, तो बच्चों अगर इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो Q1 Q2 तो दे रखा है, K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता होती है। R1 कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर तो दे रखा है बच्चों, कहाँ दे रखा है, ये रहा 2 मीटर 1 मीटर, तो इसको लिखोगे 2i प्लस j, 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया j कैप। R2 अगर आपको लिखना हो तो बच्चों क्या करोगे, R2 ये रहा माइनस 2i और प्लस में 4j, ठीक है। R1 R2 लिख लिया। बच्चों ये जो K होता है, K तो कांस्टेंट होता है, K की वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, आगे क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो है K की वैल्यू कांस्टेंट है, लिख दी। Q1 ये रहा बच्चों, Q2 ये रहा, देखो माइनस के साथ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस या माइनस तो इस चैप्टर में जब भी हम यूज करेंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखाएंगे तो केवल 5 लेना है आपको। माइक्रो का मतलब आपको पता है 10 की पावर -6, तो आपने दोनों चार्ज दे रखे हैं, K कांस्टेंट है, गिवन है, R1 ये मैंने लिख दिया है, R2 माइनस कर दोगे ये मैंने लिख दिया है बच्चों, ठीक है, और ये R1 माइनस R2 कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जो भी है, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपका कैलकुलेट हो जाएगा। पर देखो एक बात है, यहाँ पे जो R1 माइनस R2 निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना पड़ेगा रूट के अंदर, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे वैल्यू की जरूरत है, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, पर यहाँ तो आपको वैल्यू की जरूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। किस तरीके से बताऊं आपको, देखो R1 माइनस R2 करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, देखो साइड में बता देता हूँ थोड़ा सा। R1 में से R2 अगर माइनस करेंगे तो 2i माइनस 2i, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बच्चों 4i, और इधर कितना बचेगा j माइनस 4j, तो ये बचेगा बच्चों माइनस का 3j, ठीक है, ये बचेगी वैल्यू। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बच्चों हमें रूट में क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर भाई माइनस 3 का स्क्वायर करोगे यार, कितना आएगा ये 25, बाहर आएगा तो 5, ये यहाँ पे रखना पड़ेगा 5, और यहाँ पे तो जो भी वेक्टर को माइनस करने पे ये जो वैल्यू आई थी ये लिख देना, आंसर आ गया, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 इरेज कर रहा हूं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। कूलम के वेक्टर फॉर्म पे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों डिस्टेंस के, तो किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जाए
क्या पूछा जाए बताता हूँ आपको। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है डाल लीजिए, ठीक है। ये हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो बच्चों सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन भी है हमारी बुक के। तो देखो हमें सिचुएशन में बोला गया है कि 9e और 4e इस तरीके से दो चार्जेस हैं, ठीक है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है बच्चों मुझे पता नहीं है, तो r दे रखी है, डिस्टेंस दोनों के बीच की r है, ठीक है। एक थर्ड चार्ज है q हमें रखना है, तो वो q कहाँ होना चाहिए कि ये आपस में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहे, सो दैट चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमसे पूछा है वेयर शुड बी चार्ज q placed on line joining them so they remain in equilibrium. ठीक है। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हमसे अगर पूछा गया है तो हमें क्या करना होगा। तो बच्चों ये क्यू चार्ज कहाँ पे रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, हमें पता नहीं है। देखो इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये 9e ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम लगाएगा, तो इससे तो ज़्यादा दूर होगा और इसके पास में होगा, तभी वो फोर्सेस बैलेंस हो पाएंगे, ठीक है। फिर भी मुझे डिस्टेंस पता नहीं, तो 9e से मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ x, ठीक है बच्चों। x डिस्टेंस पे q चार्ज रखा है, तो ये जो बच गई है डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस बच गई है, तो इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ r माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रहे तो इनके फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, वैल्यू में रख लूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। तो बच्चों कैसे निकालेंगे इसे, फॉर्मूला रखेंगे k q1 ये रहा 9e, q2 ये रहा q अपॉन r स्क्वायर, कितना होगा बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4e इंटू ई, k q1 q2, तो 4e इंटू q अपॉन में r स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों r माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है। तो इस 4 को इधर ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ जाएगा 9/4 इज इक्वल टू, और ये एक्स स्क्वायर इधर ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लूंगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों 3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन r माइनस एक्स। आई होप इसे तो आप सोल्व कर ही लोगे, x हमें निकालना है तो ये आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा 3r माइनस 3x और इधर बच जाएगा 2x, इस 3x को इधर भेज दूंगा तो बचेगा 3r इज इक्वल टू 5x। तो बच्चों x कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजूंगा तो 3/5 r। ये 3/5 r किससे पोजीशन है, 9e से इतनी दूरी पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फटाफट उतार दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया होगा। मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1 2 3, मिटा दिया।
बच्चों इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसके अंदर हमें क्या गिवन है, देखते हैं क्वेश्चन के साथ ही। तो क्वेश्चन में बच्चों हमें गिवन है that two point charges q located at distance r at the midpoint, third charge of magnitude q kept, what should be the value and nature so that the system remain in equilibrium, maximum equilibrium। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रखा है कि दो चार्ज q हैं, ये दो चार्ज हैं, ये दो चार्ज हैं बच्चों, ये हमें बोला Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है R। ठीक है बच्चों, और मिड पॉइंट, इनको मिलाने वाले बच्चों मिड पॉइंट पे क्या कर रखा है इन्होंने, हाँ बच्चों मिड पॉइंट, बच्चों मिड पॉइंट पे चार्ज रखा है Q। तो हमसे पूछा है what should be value and nature of Q so that system remains in maximum equilibrium। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे चार्ज क्यों रखा है, तो हमसे पूछा है कि इसका नेचर क्या हो, और नेचर के साथ साथ हमें इसकी वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो बच्चों पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था वो चार्जेस के इक्विलिब्रियम का था, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिस्टम के इक्विलिब्रियम का है। तो देखो सिचुएशन किस तरीके से है वो मैं आपको थोड़ी समझा दूं कि यहाँ पे देखो बच्चों थ्योरी वाले तरीके से समझना, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज नहीं रखा सपोज अभी तक, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्शन का इधर लगा रहा होगा बच्चों, ठीक है, या फिर इसके रेस्पेक्ट में इधर समझ लीजिए, सपोज अभी तक ये चार्ज नहीं रखा तो ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा होगा रिपल्शन का। अगर ये जो चार्ज मैंने रखा ये भी प्लस का रख दिया तो ये भी इस पे रिपल्शन लगाएगा इधर, और ये चार्ज तो हिल जाएगा। तो इस तरीके से तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कभी आ ही नहीं सकती। सेम इधर देख लेते हैं बच्चों, ये चार्ज अगर भूल जाए तो ये चार्ज इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा किधर, इधर लगाएगा। ये भी प्लस का चार्ज ले ले तो ये भी इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर, तो ये चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर ये चार्ज माइनस का हुआ, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये प्लस इस प्लस पे रिपल्शन लगाएगा इधर, और ये माइनस चार्ज इस पे अट्रैक्शन लगाएगा इधर, और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी तरीके से इधर देखते हैं, ये प्लस चार्ज इस प्लस पे फोर्स लगाएगा इधर, और ये माइनस इस पे फोर्स लगा लेगा इधर, और ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। तो ये तो हमें पता है कि बच्चों जो भी Q की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ये चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम इसमें आंसर लिखते हैं, फॉर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन Q, ठीक है ना। या हम क्या कर देते हैं, दूसरे तरीके से कर देते हैं, इसको और भी आसान तरीके से बता देता हूं आपको, और भी आसान तरीके से बता देता हूं। दो पेयर जैसा भी आपने पहले किया था वैसे कर लो। F आप लिखोगे K Q है ना, पॉजिटिव लिख लो कोई दिक्कत नहीं है।
पहले तो इन दोनों के बीच में पेयर बना लो, तो लिख लो के क्यू क्यू, डिस्टेंस है आर स्क्वायर। इधर क्या बनाओगे, अब इन दो बीच में पेयर बनाओगे, क्योंकि देखो एक तो ये इस पे फोर्स लगेगा, एक ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो तुम लिखोगे के क्यू क्यू और अपॉन में तुमने लिख लिया r/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो उतनी डिस्टेंस पे है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, के क्यू से के क्यू सॉरी के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा, वहां बचेगा q अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा q अपॉन आर स्क्वायर, और ये 4 है, अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो q बचेगा q/4, ठीक है। नेचर इसका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर कैसा होगा, नेगेटिव, तो q की वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम के लिए -q/4, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, वैल्यू होगी -q/4। एक और तरीके से बच्चों अपन इसको कर सकते थे, किस तरीके से, मैं बोल देता आपको कि इन पे लगने वाला जो फोर्स है, क्यू पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाए, तो मैं +=0 कर देता, ठीक है। तो ये वाला उधर जाके माइनस का हो जाता, कट जाते, तो ये आंसर तब भी यही आता। किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ठीक है। इसको इधर भेजते तो ये माइनस का होता, क्यू से क्यू कैसे क्यू करता, और माइनस का ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता। हम बोल देते हैं क्यू पे नेट फोर्स 0 होने के लिए ये कंडीशन, तब भी ये हो जाता। उतार लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अच्छे से लग रहे होंगे आपको, क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने से। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चों, 4 charges each of 2 coulomb microcoulomb are located on the x-axis. They are located at 2, 4, 8 respectively. Find the resultant force on the charge on 2 centimeter. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है बच्चों कि ये सिचुएशन है, ये है 0, ये 2, ये 4, ये 8, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस हमको दे रखी है बच्चों, ये डिस्टेंस हमको दे रखी है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। x है इधर सेंटीमीटर में, डिस्टेंस हमको गिवन है, ठीक है। ये बोले इन सब पे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, इक्वल चार्जेस हैं, और ये रखे हुए हैं 2 माइक्रोकूलम पे। यहाँ भी रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द फोर्स एट the charge placed at 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस पे जो चार्ज रखा है, इन पे बाकियों की वजह से फोर्स निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा, इधर रिपल्शन का इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला भी इस वाले चार्ज पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। ये वाला भी इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर,
तो हमने देखा ये दो तो इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे इधर किस वाले चार्ज पे, जिस पे हमको कैलकुलेट करना है, इस वाले चार्ज, ठीक है। ये रिपल्शन का लगाएगा इधर और ये रिपल्शन का, और ये दो तो एक तरफ लगाएंगे। इस तरफ हम मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इसको अपन मान लेते हैं आई की डायरेक्शन में। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इधर लगेगा इस वाले पे, तो माइनस आई की डायरेक्शन में। तो हम फोर्स लिख लेते हैं बच्चों, किस तरीके से लगेगा। फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू ओ, कितना लगेगा बच्चों, के, ठीक है ना, Q1 Q2, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 × 2 4, या 2 माइक्रो कूलम, एज इट इज रख दीजिए, 2 माइक्रो कूलम का स्क्वायर आएगा बच्चों। चार्जेस तो सेम ही है और डिस्टेंस दोनों के बीच की है 2 सेंटीमीटर। 2 × 10⁻², मीटर में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, और डायरेक्शन इसकी होगी प्लस आई की तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन भी लिख दी, ठीक है। ये तो फोर्स 2 पे लग रहा है 0 की वजह से। इसी तरीके से बच्चों इसके लिए और इसके लिए भी पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसके लिए भी बना लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, इस 4 वाले की वजह से 2 पे कितना लग रहा है। तो बच्चों ये बन जाएगा के, देखो ये 2 के क्यू स्क्वायर, तो 2 माइक्रो कूलम का स्क्वायर करना है बच्चों, सेम ही आएगा। डिस्टेंस बच्चों दोनों के बीच की कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे रिपल्शन लगाएगा इधर, तो डायरेक्शन हो गई -I, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम कर देते हैं, फोर्स जो लग रहा है 2 पे 8 की वजह से, ये भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो के और चार्ज तो बच्चों 2 तो 2 माइक्रो कूलम का स्क्वायर ही आएगा। अपोन में डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, इनके बीच की कितनी है, 6 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दी, स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब अपन को क्या करना है, इस पे नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन ओ, ठीक है। नेट फोर्स किस पे निकालना है, 2 पे, तो 2 पे बच्चों जो नेट फोर्स होगा, नेट वो कितना होगा, नेट फोर्स 2 पे कितना होगा बच्चों, इन सबको जोड़ देंगे, F20 प्लस F24 F28। सोल्व कर लेंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज मैंने लिख दी है, देखो बच्चों 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और माइक्रो का मतलब आप अच्छे तरीके से समझते हो, क्या होता है माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है, वैल्यू रख दोगे। फिर ये माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, के की वैल्यू तुम जानते हो 9 × 10⁻⁹, नीचे लिखा हुआ ये, ठीक है। ये दोनों -I की तरफ लग रहे हैं, इसकी डायरेक्शन नहीं लगाई, ये वाला भी तो इस पे रिपल्शन का फोर्स इधर ही लगाएगा, तो इसकी भी डायरेक्शन आएगी -I, ठीक है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इसमें माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको सोल्व करने पे, और माइक्रो की वैल्यू मैंने बता दी 10⁻⁻6 और के की 9 × 10⁻⁹, ये -I वालों को एक साथ ले लेना, उसमें से +I वाला माइनस कर देना। रिजल्ट जो बच्चों इसका आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा -10I न्यूटन। आप मुझे इसका आंसर बताओगे कैलकुलेट करके, इसका आंसर आएगा बच्चों -10I न्यूटन। तो ये आप मुझे कैलकुलेट करके अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट के अंदर आंसर लिख के भेज दीजिएगा,
तो मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आएगा, कमेंट करिएगा मुझे आंसर। और एक और क्वेश्चन इस पर मैं करा देता हूँ बच्चों आज के लेक्चर का, फिर वो लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मिटा देता हूँ और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। 1 2 3, अब इसको मिटा दिया हमने, और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा है, क्या हमें निकालना है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बच्चों हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, जीपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमसे गिवन है इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ -5 माइक्रोकूलम आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस 1 2 4 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो क्वेश्चन 5 को में क्या बोला है बच्चों, इस तरीके से बोला है क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है, आज के लेक्चर का लास्ट जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ऐसे एक लाइन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, फिर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 8, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चल रही है। ठीक है, और सब पे जो चार्जेस रखे हुए हैं वो है बच्चों सेम। ठीक है ना, ये जो चार्ज रखे हुए हैं, डिस्टेंस जो है ये x जो है बच्चों ये मीटर में ही है, मीटर में है। और यहाँ पे जो चार्ज रखे हुए हैं सब 4 माइक्रोकूलम के हैं, इनफाइनाइट चार्जेस हैं, 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं, इनफाइनाइट चार्जेस हैं। ठीक है, हमसे पूछा ये सब चार्ज ओरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा है, तो ये सब चार्जेस उस 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगाएंगे ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज, नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये निकाल के बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसे आइडिया लगाइए थोड़ा, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो पता है हमको कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगेगी, उसके बिना तो सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो बच्चों देखो ये तो पक्का है कि ये वाला चार्ज इस पर रिपल्शन लगाएगा इधर, ये वाला भी इस पर रिपल्शन लगाएगा इधर, ये वाला चार्ज इस पर रिपल्शन लगाएगा इधर, है ना। सब चार्जेस जो हैं इस चार्ज पे रिपल्शन लगाएंगे इधर की तरफ, ये पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, ये रिपल्शन लगाएगा इधर, ये इधर, ये इधर, सब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। इसको अगर मैं पॉजिटिव आई की डायरेक्शन मान लूँ राइट हैंड साइड को, तो ये नेगेटिव आई की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब जो भी फोर्सेस आएंगे वो सब नेगेटिव आई की डायरेक्शन में आएंगे। ये तो पहले ही फिक्स कर लिया अपन ने। ठीक है, नेगेटिव आई की डायरेक्शन में अगर ये फोर्सेस आएंगे तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो बच्चों सब चार्जेस हैं, सभी तो -4 माइक्रोकूलम के हैं और 1 के साथ में ये पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ये पेयर बना के लिख देता हूँ, फिर आप बताना कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों पेयर बनाते हैं 0 के लिए, फोर्स ऑन ओ, ओरिजिन पे जो रखा है ड्यू टू 1 की वजह से, इस 1 की वजह से बच्चों डिस्टेंस तो 1 हो गई। ठीक है, तो ये पेयर कितना बना के, और ये 1 कूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 1 ही है बच्चों,
1 का स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स निकालेंगे O पे। अच्छा, डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इधर हम माइनस आई मान लेते हैं, ठीक है। फोर्स ऑन O ड्यू टू बच्चों किसकी वजह से, 2 वाले की वजह से निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये 1 पे ही लग रहा है, 1 के साथ में बनेंगे सबके पेयर, और चार्जेस तो बच्चों सेम ही है, 4 माइक्रोकूलम ही है सब जगह। डिस्टेंस बदलेगी बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अब ये डिस्टेंस हो गई बच्चों 2। यहाँ करेंगे आप 2 का स्क्वायर, आपने कर दिया 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से 4 और 8 वाले के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, फोर्स ड्यू टू 4 वाले की वजह से निकालेंगे, तो सेम बनेगा बच्चों 1 कूलम, ये 4 माइक्रोकूलम, और अपोन में कितना आएगा बच्चों, ये डिस्टेंस आ गई 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से O पे निकालेंगे 8 की वजह से बच्चों, तो ये कितना निकल जाएगा बच्चों, ये निकल जाएगा हमारा K वही 1 कूलम और 4 माइक्रोकूलम, और अपोन में इस बार बच्चों 8 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इतना उतार लीजिए फटाफट, फिर आगे सॉल्व करके बताता हूँ आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, उतार लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मिटा के फिर अपन आगे करते हैं इसको। चलो मिटा देता हूँ। अब देखो बच्चों, अगर हमें नेट फोर्स ही निकालना है ओरिजिन पे, तो हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स एट ओरिजिन कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे F0, ठीक है, इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F04 प्लस F08 प्लस सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा बच्चों। देखो 1 और 4 कूलम तो सब में कॉमन ही था, तो बच्चों वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों, F0। अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो K की वैल्यू तो कितनी होती है बच्चों, 9 × 10 की पावर 9 है ना। 4 माइक्रोकूलम देख रहे थे, 4 माइक्रोकूलम भी सब में कॉमन ही था, बाहर आ गया 10 की पावर -6, ठीक है। इसको भी अपन ने बाहर दे दिया, और Q2 Q1 ये तो 1 ही है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा बच्चों 1/8 का स्क्वायर, सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा, डैश डैश डैश, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, वो तो कॉमन आ गया बच्चों। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, इन्फिनिटी तक अगर जा रही हो टर्म्स, तो हम किस तरीके से कर लेते हैं, देखो इधर कर लेते हैं इसको। अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा के। और देखो ये जो सब थे इनकी डायरेक्शन तो किधर थी, डायरेक्शन तो इन सब की बच्चों -i की तरफ ही थी, -i है ना, क्योंकि सब इधर ही फोर्स लगा रहे 1 कूलम वाले पे। अब अपन को इसको सम करके लिखना है तो बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कितना होता है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे A/1 - r, ठीक है। इसके लिए A तो 1 है, 1 - 1/, क्या लिखना पड़ेगा 4, 1 - क्या करना पड़ेगा 1/4, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ा,
लिखना पड़ा 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों 3/4। ठीक है, अगर इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 3/4 आएगा, अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा 4/3। ये आ गया इसका सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा हमारा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आएगा, अगर आपने सोल्व कर दिया है बच्चों तो मेरे हिसाब से देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे। आंसर लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सोल्व कर लोगे, 4/3 यहाँ पुट करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा बच्चों मेरे हिसाब से 48। ठीक है ना, ये आएगा 48 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ डायरेक्शन तो माइनस आई की डायरेक्शन में न्यूटन। ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये 4/3 करना, मल्टीप्लाई करना, चेक कर लेना, ये आंसर आएगा। आंसर आ जाता है तो कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो आप। तो बच्चों कूलॉम्स लॉ के जो इनिशियल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल्स थे सारे हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।